आज के इस नए हिंदुस्तान में अक्सर आप देखते हैं कि रोज़मर्रा पुराने हिंदुस्तान का कोई नया किस्सा हमारे सामने ज़रूर आ जाता है। अगर ऐसा किस्सा सामने आता है तभी तो लोग फैसला कर पाते हैं कि जो नया हिंदुस्तान है ये पुराने हिंदुस्तान से कितना बेहतर है। दरअसल पुराना हिंदुस्तान जिसके जो बुनियादी जो साल थे उसकी उसमें दो तर्ज फ़िक्र थे। एक जिसको रिप्रेजेंट करते थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरा जिसको रिप्रेजेंट करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर दो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल नैरेटिव थे तो जाहिर है वो जम्मू कश्मीर में भी compete किया करते होंगे। इसके बारे में आप वैसे भी बहुत सारी बातें सुन चुके हुए हैं आप सियासतदानों से, किताबों में, डिबेट्स में, डिस्कशंस में, कि अगर नेहरू के पास ना होकर पटेल के पास अगर सारे अख्तियारात होते जम्मू कश्मीर के तो जो मामलात हैं वो आने वाले वक्त में मुख्तलिफ होते। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन हम सिर्फ आज देखना चाहते हैं कि राजभवन से ये जो रिश्ता है ये किस तरह से नज़र आता था। मेरा नाम जफ़र चौधरी है। मैं राजभवन की कहानियां आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मामला यूं हुआ कि 1948 में मार्च के महीने में शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट कर दिया गया जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन किस कानून के जरिए? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो तो अभी नाफिज ही नहीं हुआ था, बना ही नहीं था। 1950 में बना, लेकिन जब 1950 में नाफिज हुआ तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में तो नाफिज नहीं हो रहा था। और जो जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया गया, उसका तो तसव्वुर भी नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो 1951 में बैठी और 56 में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो कौन सा आइन था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, कौन सा कानून था जिसके जरिए शेख अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर? वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो महाराजा हरि सिंह का ही कॉन्स्टिट्यूशन था। तो जो राजभवन उस वक्त जो चलाते थे, जो राजभवन के सरप्रस्त सरबराह उस वक्त थे, वो महाराजा हरि सिंह थे। हम राजभवन की कहानी जब आप सुन रहे हैं तो आपको तसव्वुर करना है कि जो कामकाज आजकल मनोज सिन्हा ने संभाला हुआ है, या इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू, या उससे पहले सतपाल मलिक या एन एन वोरा या एस के सिन्हा जो संभालते थे, वो कामकाज जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं वो हरि सिंह संभालते थे। वही थे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जम्मू कश्मीर के। तो लिहाजा अगर शेख अब्दुल्ला हरि सिंह की अपॉइंटमेंट के साथ, उनके ऑर्डर के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, तो जाहिर है कि उनके हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला के दरमियान जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, उसकी जो केमिस्ट्री है वो किस तरह की होनी चाहिए थी? वो लगभग वैसे ही होनी चाहिए थी जैसे हरि सिंह और मेजर जनरल जनक सिंह के बीच हो, जैसे हरि सिंह और रामचंद्र काक के दरमियान रही हो, जैसे हरि सिंह और मेहरचंद महाजन के दरमियान रही हो। ये वो तीन प्राइम मिनिस्टर थे जो शेख अब्दुल्ला से इमीडिएटली पहले जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी हरि सिंह के अपॉइंटी थे। लेकिन इस मामला में जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बहुत मुख्तलिफ थी, जो इनका स्टेचर है वो भी मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। और ये एक दूसरे को किस तरह से देखते थे वो बात तो थी ही, लेकिन अवाम उनको कैसे देखते थे, पूरा मुल्क उनको कैसे देखता था, वो भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। दो पहलू हैं उसके इम्पॉर्टेंट, कि शेख अब्दुल्ला को बतौर हीरो देखा जाता था और हरि सिंह को एक इनइफेक्टिव, एक इनएफिशिएंट रूलर के तौर पे भी देखा जाता था। उसकी वजह है ये, उसकी वजह ये है कि अगर हरि सिंह 15 अगस्त 1947 से पहले ये फैसला ले लेते कि जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ होना है तो वो बात अलग होती। अक्टूबर में उन्होंने फैसला लिया, और अक्टूबर में फैसला ऐसे हालात में लिया जब ट्राइबल रेडर्स दाखिल हो चुके थे। उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्तियां करनी शुरू कर दी हुई थी, कत्ल व गारत कर रहे थे, और बहुत सारा हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर का उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया हुआ था। उसके बाद उन्होंने वो फैसला लिया तो उसकी अहमियत वो ना रही जो 1947 से पहले होती। हाल ही में आपने देखा, कुछ माह पहले की बात है कि मरकज़ी कानून वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि देखिए, ये ये सितंबर की शायद बात है, सितंबर 2022 की शायद बात है। उन्होंने कहा जी देखिए, हरि सिंह तो बहुत पहले फैसला ले लेना चाहते थे, लेकिन नेहरू की साजिश थी, उन्होंने फैसला नहीं लेने दिया उनको हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन का। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। बाद में डॉक्टर करण सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा और उसमें वजाहत की कि भी मैं तो उनका बेटा था, पैलेस का हिस्सा था, उसी घर के अंदर था, सारी डेवलपमेंट जो है वो मुझे बिल्कुल याद है। वो वाकई ही अगस्त 1947 तक फैसला नहीं ले पाए हुए थे। उनका ख्याल था कि वो शायद इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के साथ किया हुआ था। ये बात हकीकत है कि ट्राइबल रेडर्स ने जिस तरह से हमला किया और जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब किए, उनके पास उसके बैकड्रॉप में जाकर उन्होंने इमीडिएटली एक्सेशन का फैसला लिया। तो लिहाजा ये हरि सिंह को थोड़ा सा पुअर लाइट में बताता था। अब वायलेंस भी जम्मू कश्मीर में 1947 में काफ़ी अच्छा खासा हुआ।
हिंदू और सिख लोग जो हैं वो भी मारे गए और मुसलमान लोग भी मारे गए। मुसलमान की तादाद बेशक ज़्यादा थी। अब जो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, पलंदरी, बाग, कोटली वगैरह में जो हिंदू या सिख लोग मारे गए, तो वो तो कन्वीनियंटली यानी वो ट्राइबल रेडर्स के सर पे लग गए कि ये उन्होंने मारे थे, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं है। लेकिन जम्मू में जो मुसलमानों के कत्ल वगैरह हुए, उनका फिर हरि सिंह को मॉरली उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि भैया आप तो उस वक्त आपका रूल था, आपके पास पावर थी, आपके पास अख्तियार थे, आप अगर कोशिश करते तो आप रोक सकते थे। ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो हैं उस वक्त का एक जो नैरेटिव है वो पब्लिक में था, जिससे शेख अब्दुल्ला का स्टेचर जो है वो थोड़ा बेहतर नज़र आता था और हरि सिंह का स्टेचर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता था। लेकिन जो बुनियादी बात है जो आपने भूलनी नहीं है इस डिस्कशन के दौरान, वो ये है कि पब्लिक में आपकी जो परसेप्शन है दोनों की वो इस तरह से है, लेकिन टेक्निकली आप जो एक्ट कर रहे हैं, जो शेख अब्दुल्ला जो भी काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं हरि सिंह के नाम पे, क्योंकि आप हरि सिंह के अपॉइंटी हैं। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो हरि सिंह हैं, उन्होंने आपको अपॉइंट किया हुआ है और आप उनके अंडर काम कर रहे हैं। अब जो टेक्निकल रिलेशनशिप है वो ये है, लेकिन प्रैक्टिकल रिलेशनशिप वो है जो इससे इमीडिएटली पहले मैंने आपको बताया। तो ये एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप जो है उनके दरमियान ये कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो लिहाजा जब रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, आपके कोई बुज़ुर्ग हैं जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनके पास अपनी शिकायतें तो ज़रूर लेकर जाया करेंगे। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कुछ हो, हरि सिंह को जो है वो जम्मू कश्मीर से निकाल दिया जाए ताकि उनके पास एक कंप्लीट एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस हो, और जो ख्वाब उन्होंने जम्मू कश्मीर को पे जो हुकूमत करने का उन्होंने देखा हुआ था वो ख्वाब उनका जो है वो पाए तकमील आए। लेकिन ये चीज़ मुमकिन नहीं थी क्योंकि एक प्रोसेस होता है। तो शेख अब्दुल्ला अक्सर नेहरू के पास जाते थे और वहाँ पे जाके कहते थे यार आप कुछ देखेंगे ये कैसे किया जाए, अब हरि सिंह के साथ तो मेरा तो चलना थोड़ा मुश्किल है। एक दिन उन्होंने नेहरू के साथ काफ़ी जिद विद की और काफ़ी नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। नेहरू ने कहा कि देखो इसमें पटेल भी काफ़ी, उनका भी एक रोल, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पटेल ही थे होम मिनिस्टर और पटेल ही थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी थे। जो इंडियन स्टेट्स की यूनिफिकेशन है उसका जो कामकाज है वो भी पटेल ही कर रहे थे। अब मामला इसमें यह था कि शेख अब्दुल्ला की जवाहरलाल नेहरू के साथ 1930 की दहाई से ही बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती थी, और आज तक भी हिंदुस्तान की तारीख में अगर कोई एक बड़ी दोस्ती यहाँ पे या दो मिसालें हमारे पास हैं, वाजपेयी और अडवाणी की और मोदी और अमित शाह की। ये तो खैर इन्होंने इकट्ठे काम किया। नेहरू तो वो थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल में भी डाला, 11 साल तक वो जेल में भी रहे। जेल से जब छूटे तो दिल्ली में जो उनकी रिहाइश थी वो नेहरू के ही घर पे थी, उन्हीं के घर में जाकर वो रहते थे। उनकी दोस्ती के बहुत बड़े चर्चे थे। अब जब उनकी दोस्ती इस कदर थी तो हरीश वो अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए थे, शेख यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए थे, तो लिहाजा शेख को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो फुल बैकिंग थी। अब मुल्क के लीडर की आपको फुल बैकिंग हो, रियासत में उसके क्या मानी होते हैं उसकी एक जो क्विक अगर आपको मैं मिसाल दूं वो ये है कि 2014 के इंतखाबात के बाद जब एक वर्डिक्ट इस किस्म का आया कि किसी भी पार्टी के पास इतने नंबरात नहीं थे कि वो अपने तरीके से सरकार बना सकें, तो सिचुएशन ऐसे इमर्ज होने लगी कि पीडीपी और बीजेपी। लेकिन उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि ये मुमकिन हो भी सकता है कि पीडीपी एक क्वाज़ी सोवरेनिटी जम्मू कश्मीर की उसकी बात करती थी, सेल्फ रूल, शेयर्ड ऑटोनॉमी, पाकिस्तान की करेंसी यहाँ पे इस्तेमाल हो, यहाँ की करेंसी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो, वगैरह वगैरह। और बीजेपी जो शुरू से, बीजेपी की बुनियाद ही इस बात के ऊपर है कि जम्मू कश्मीर का जो बचा खुचा भी स्पेशल स्टेटस है उसको हटा दिया जाए। इन दो पार्टियों का आपस में इकट्ठे आकर सरकार चलाना, उसको जस्टिफाई किया मुफ्ती सईद के एक बयान ने। उन्होंने कहा देखिए कि जम्मू कश्मीर के हालात बड़े पेचीदा हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे मामलात हैं, टेररिज्म है, इकानमी के इश्यूज़ हैं, बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, ये सारे मामले हैं। इनको ठीक करने के लिए हमें पूरे मुल्क की बैकिंग चाहिए, और मोदी कई दहाइयों में पहला जाकर वो वजीर आजम है, वो लीडर है हिंदुस्तान का जिसको पूरे मुल्क की बैकिंग है, पूरे मुल्क का जिसको जो है वो एतमाद हासिल है, सपोर्ट हासिल है। और अगर मोदी की सपोर्ट हम हासिल करते हैं तो हमारे मामला बड़े मतलब सेटलमेंट हो सकती है, कश्मीर में जो बेहतरी हो सकती है। तो लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई ये चीज़ ट्राई कर लेनी जो बड़ी ज़रूरी है। तो अब बैक वापस जाकर हम वहाँ पे देखते हैं कि मुल्क के पॉपुलर लीडर और दुनिया के जो हैं वो बेहतरीन लीडरों में से एक नेहरू,
उनकी दोस्ती है शेख अब्दुल्ला के साथ, और शेख अब्दुल्ला यहाँ पे एक लीडर इमर्ज हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। तो आपके जो एक ट्रायंगल सा जो इस तरह से बन रहा है कि जो आपका दुश्मन है जो उसका दोस्त है, तो आप भी उसको दुश्मन ही परसीव करेंगे। तो लिहाजा महाराजा हरि सिंह को जो कंफर्ट मिलता था, वो कंफर्ट मिलता था सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो उनको कोई भी अगर कोई दुश्वारी, कोई परेशानी, दिक्कत होती थी, तो वो शिकायत पटेल के पास लेकर जाते थे। शेख अब्दुल्ला हमेशा अपनी शिकायत जो है वो नेहरू के पास लेकर जाते थे, और हरि सिंह अपनी शिकायत पटेल के पास लेकर जाते थे। अब वो किस्सा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें शेख अब्दुल्ला गए नेहरू के पास, और उन्होंने गुस्सा वुस्सा किया। उन्होंने कहा, देखिए, पटेल सपोर्ट करते हैं महाराजा हरि सिंह को, और पटेल की शाह के ऊपर जो है वो हरि सिंह बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिनका जो मेरा रूटीन का एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है बतौर प्राइम मिनिस्टर, उसमें खलल पड़ती है, तो आपको ये मामला रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो नेहरू, मतलब आप उस वक्त की जो शिष्टाचार जिसको हिंदी में बोलते हैं, या इखलाक, कर्टसीज, आप उसका अंदाज़ा लगाइए। नेहरू ने कहा, यार इस तरह से बात नहीं हो सकती, ऐसा है कि हमें पटेल के पास जाना पड़ेगा, और मैं बीच में बैठता हूँ, आप और पटेल आपस में बात कर लीजिएगा। कुछ और मिनिस्टर्स और कुछ और सेक्रेटरीज को भी साथ ले गए कि जो बाकी मामले हैं जम्मू कश्मीर के वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। पटेल साहब के यहाँ गए, वो थोड़े सारे अलील भी रहते थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ज़्यादा बाहर नहीं आते थे, तो प्राइम मिनिस्टर ही उनके घर में गए, चलिए वहाँ पे बात करते हैं। तो एक बड़ा सारा कमरा था, एक जगह पटेल बैठे हुए थे, एक कुर्सी के ऊपर शेख भी बैठे, नेहरू बैठे, बाकी सब बैठे। तो इनकी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते शेख और पटेल के दरमियान में एक बहस का माहौल माहौल बन गया। तो पटेल थोड़े सारे जोर से बोले, उन्होंने कहा, देखो शेख अब्दुल्ला, जिस कुर्सी में तुम बैठे हुए हो ना, कुछ दिन पहले यहाँ पे महारानी तारा देवी आई थी, तो वो भी इसी कुर्सी में बैठी हुई थी। इसी कुर्सी में बैठकर उन्होंने अपनी शिकायत का इजहार जो है वो मेरे सामने किया, कि आपकी चंद हरकतों की वजह से आप जो तकरीरें करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह की वजह से फलां 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 चीज़ें हुई, और महाराजा के जज्बात किस तरह से मजरूह होते हैं, और मैंने उनका जिक्र नहीं किया, उन चीज़ों का आपके साथ जिक्र नहीं किया, तो आप क्या बात करते हैं मेरे साथ। तो शेख जो है वो भी आगे से भड़क गए। शेख कहते हैं कि अगर आपको हरि सिंह का इतना ही ध्यान है, तो आप हरि सिंह के जरिए ही जो है वो सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के मामलात हैंडल कर लें, तो मैं अपनी सियासत जो है उसका क्या तरीकाकार होगा वो मैं देख लूंगा। इतने में पटेल बोले, पटेल कहते, जिस लहजे से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ कभी इस लहजे में कोई बात नहीं करता। तो शेख भी पलट के बोले, कहते, जिस तरीके से, जिस आवाज़ में, जिस टोन में आपने मेरे साथ बात की, मैं भी वो सुनने का आदी नहीं हूँ। तो लगा कि ये माहौल काफ़ी टेंस हो गया और ये बिगड़ भी सकता है। तो इस दौरान नेहरू ने शेख का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले गए, वहाँ पे जाकर उनके साथ बात की। मैंने उन्नीस उसी कमरे के बीच की बात है, वहाँ पे बात की, यार मुनासिब नहीं है, देखो हम मामले को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मज़ीद कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो खैर वापस जाके वो माहौल जो है वो ठीक हुआ, और फिर जो कुछ गारंटीज़ हैं, शेख ने कहा कि ठीक है, हम महाराजा के साथ ठीक चलेंगे, और पटेल ने कहा कि ठीक है यार, मैं भी महाराजा को जो वो बताऊंगा कि भी एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट करो और कोऑर्डिनेट करके चलो। एक किस्सा मुझे अभी यही बात करते हुए फिर से याद आ गया कि जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, राजभवन के बीच और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बीच जो डिफरेंसेस हैं, वो कॉम्प्लिकेट किस तरह से हो रहे थे। शेख के एक रिश्तेदार थे, हैरी नीडू, और उनका एक दूसरा नाम भी था, थे अब्दुल कादिर के नाम से वो जाने जाते थे। वो मध्य प्रदेश, आज के मध्य प्रदेश में, यानी जो इंदौर रियासत है, उसके जो होलकर राजा थे यशवंत राव, उनके वहाँ वो एक वजारत जैसी, मिनिस्टेरियल जैसी पोजीशन में थे, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्रेटरी यानी मुशीर ख़ास जो है वो उस तरह से वो थे। काफ़ी देर से जो है 20-25 साल से वहाँ पे वो काम कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि 1948, ये जो यही दौर है 1948-49 का दौर है, उसमें क्या हुआ कि न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, और एक चैरिटी है वो अपने जो कुछ हीरे जवाहरात वगैरह है, अपनी ज्वेलरी है, उनको ऑक्शन पे उन्होंने रखा हुआ था। रॉयल जो ज्वेलरी है उनको ऑक्शन पे डाल के जो पैसा वहाँ से हासिल होना था, उससे वो एक हॉस्पिटल को फंड कर रहे थे। वो जो पैम्फलेट है, वो जो महाराजा इंदौर के हैं, होलकर महाराजा, उनके हाथ लगा। उन्होंने देखा, यार ये ज्वेलरी तो हमारी इंदौर रियासत की है। तो एक बड़ी पीछे डिटेल में एक बात कही कि ये ज्वेलरी यहाँ से चोरी हुई। तो विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन, उस वक्त इंडिया की एम्बेसडर हुआ करती थी यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने उनके नोटिस में लाई बात, जो है इंडियन गवर्नमेंट तक यहाँ पे एक लंबी एक इन्वेस्टिगेशन वो चली। लेकिन मामला ये हुआ कि जो अब्दुल कादिर हैं या हैरी नीडो हैं, उनको बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर उनको हिरासत में ले लिया गया।
इन दिनों एक और चीज़ होती थी कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया के डेलीगेशन जाया करते थे, पाकिस्तान के डेलीगेशन भी होते थे, और पाकिस्तान से वो अपने जो भारी भरकम ओरेटर्स हैं उनको वो भेजते थे ताकि वो वर्ल्ड कम्युनिटी को कन्विंस कर सकें कि जो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बेहतर स्टैंड है, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो लेजिटिमेट स्टैंड है, जो भारी स्टैंड है, वो पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी और उसको लिहाजा एक जो मुस्लिम कंट्री डोमिनियन बन रहा था उसको उसके साथ जाना चाहिए था। आप देखिए कि अगर इंडिया के डेलीगेशन में शेख अब्दुल्ला होते हैं, जो हुआ दरअसल हमेशा, और वो जाकर एक वर्ल्ड फोरम में बताते हैं कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर थी, मुसलमानों का सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर जो है वो मैं हूँ, और मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि हम मुसलमान हिंदुस्तान के साथ जाकर खुश हैं, ये हमारा मॉरल फैसला है, ये हमारा पॉलिटिकल फैसला है, ये हमारा आइडियोलॉजिकल फैसला है कि वी आर विद इंडिया, तो उससे जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो पूरी तरह से डिफ्लेट हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस जो है शेख अब्दुल्ला का, ये नहीं है कि कोई इंडिया के साथ इस किस्म की डील थी, उसकी बाकायदा तौर के ऊपर एक कन्विक्शन थी कि मुझे ऐसा ही मेरा स्टैंड जो है वो रहे। लेकिन ये जब ब्रदर इन लॉ का, साले साहब का जो मामला बन गया, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए, ये मुझे डिफेम करने के लिए, मुझे हैरेस करने के लिए, मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए महाराजा हरी सिंह ने वहाँ महाराजा होलकर यशवंतराव के साथ मिलकर ये एक चाल चली, और मेरे साले को इन्होंने पकड़वाया बॉम्बे में ताकि मैं बदनाम हो सकूं मुल्क में। और इसको जो अंजाम दिया वो दिया पटेल ने, क्योंकि पटेल जो है वो होम मिनिस्टर थे, तो लिहाजा पुलिस उनके पास है, इंटेलिजेंस उनके पास है। तो शेख इस बात के ऊपर जो है वो नाराज हो गए, काफ़ी गुस्से में आ गए, और बिल्कुल जिद लेकर बैठ गए। वो कहते कि जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होता, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनको छोड़ा नहीं जाता, तो तब तक मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा ही नहीं। फिर पटेल ने मुदाखलत की तो उनको वहां से छोड़ा। तो ये जो नेहरू के साथ शेख अब्दुल्ला की दोस्ती और पटेल से जो कंफर्ट मिलता था हरी सिंह को, ये एक मुसलसल मामला चलता आ रहा था। ये प्ले होता था दिल्ली में, उसके इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में होते थे, या यहाँ पे जो मामला होता था तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली में होता था। लेकिन क्या ये जो इनके बीच में जो खला है ये कम की नहीं जा सकती थी? क्या इनके जो रिलेशनशिप वो बेहतर हो नहीं सकते थे? क्या इनके दोनों के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग नहीं थे जो इनके जो रिलेशनशिप्स में जो एक रिकन्सिलिएशन है वो करवाते? क्योंकि हरि सिंह तो वो रिप्रेजेंट करते थे उस डिनास्टी को जिसने जम्मू कश्मीर को इस्टेब्लिश किया था, मॉडर्न स्टेट बनाई थी। तो लिहाजा हरि सिंह तो यही चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी हो, पीस हो, माहौल अच्छा हो, प्रोग्रेस करे रियासत। और शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने इतनी लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल की थी जम्मू कश्मीर के लिए, जाहिर है कि एंड गोल उनका भी यही था कि जम्मू कश्मीर एक बेहतर रियासत बनकर इमर्ज हो। लेकिन एक दूसरे के साथ उनके कन्फ्लिक्ट थे। क्या इनके इर्द गिर्द लोग नहीं थे जो इनको कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा सकें? दरअसल इनके इर्द गिर्द लोग वो थे जिनका मुफाद, जिनका इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि इनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हैं वो और ज़्यादा वाइडन हो, इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो और ज़्यादा बढ़े। एक तो लॉबी थी इस किस्म की जो दिल्ली में जाकर पटेल को और नेहरू को हमेशा दोनों के खिलाफ बताते रहते थे कि ये इस तरह से वो हो रहा। वो क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक अपनी इम्पोर्टेंस किसी दरबार में क्रिएट करनी होती है, तो आपकी इम्पोर्टेंस उसी सूरत में बनती है कि अगर आप उनकी दिलचस्पी की खबर कहीं से इकट्ठी करके लेकर जाएं। लेकिन अगर दिलचस्पी की खबर नहीं है तो कई बार वो खबर मैन्युफैक्चर भी करनी पड़ती है ताकि आपका जो ऑडियंस है वो आपको सुनने के लिए हमेशा बेकरार रहे और आपकी अहमियत जो है वो बनती रहे। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, आने वाले जो एपिसोड में उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो शेख अब्दुल्ला के जो कैबिनेट के कुछ लोग थे, जैसे बख्शी गुलाम अहमद, उनका एक दिलचस्प बात आती है। अब शेख बहुत ज़्यादा गरीब तो नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर उनकी जो फैमिली के कुछ बिजनेस वगैरह थे, लेकिन जब नीडूज़ की फैमिली में उनकी शादी वादी आई तो कुछ उनको भी जो है वो हिस्सा मिला जिससे वो अपनी सियासत अच्छी तरीके से कर सकते थे। यानी कुछ असासा उनके पास था, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो इम्पोर्टेड गाड़ी खरीद सके। हरी सिंह को बहुत ज़्यादा शौक था इम्पोर्टेड और महंगी गाड़ियों का, यूनिक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था। अभी हाल में भी आपने देखा होगा कि लंदन में शायद उनकी एक गाड़ी का ऑक्शन हुआ, तो वो महंगी महंगी गाड़ियां जो हैं वो उनके पास ज़रूर रहा करती थी। अब शेख जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी कुछ गाड़ियां खरीदी, जिनमें से एक कैडिलैक गाड़ी भी थी, एक ओपन गाड़ी भी थी, दो तीन इस किस्म की गाड़ियां खरीदी जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी और इम्पोर्टेड थी। शेख का क्रिटिसिज्म होने लगा
कहने लगे देखिए ये तो सोशलिस्ट मिजाज का आदमी था, ये तो गरीब दोस्त आदमी था, इसने इतनी महंगी गाड़ी, जो राजाओं जैसे शौक जो है वो इसने क्यों रखे। उसको खैर शेख ने रिस्पॉन्ड किया था, उन्होंने कहा ये गाड़ियां मैंने खुद के लिए नहीं है, अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं इसमें ट्रैवल करता हूँ, सेक्रेटरीट वगैरह जाता हूँ, लेकिन ये मैंने अपने लिए नहीं। नेहरू आते हैं यहाँ पे, मुल्क से बड़े बड़े लीडरान आते हैं, बल्कि बैरून मुल्क से जो है वो बड़े लीडरान आते हैं, तो हमारी भी कुछ शान और शौकत होनी चाहिए कि भी हम किसी को अच्छी गाड़ी में बिठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें। तो लिहाजा ये तो एक जो स्टेट का फंड है, जो स्टेट का ट्रेजरी है, उसी से ही शेख अब्दुल्ला ने गाड़ी खरीदी थी। लेकिन इसी दौरान एक इम्पोर्टेड गाड़ी, जो शेख के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी थे, एक इम्पोर्टेड गाड़ी बख्शी गुलाम अहमद के पास भी देखी गई। बख्शी का कहते हैं कि वो थोड़ी सारी एक गरीब बैकग्राउंड से आते थे, वो शायद खुद गाड़ी अफोर्ड कर नहीं सकते थे, लेकिन रियासत के ख़जाना से वो गाड़ी खरीदी हुई नहीं थी, तो गाड़ी बख्शी के पास कहाँ से आई। बाकी मिनिस्टरों के पास भी अगर कोई हुआ तो जीप वगैरह कोई छोटी मोटी गाड़ी, इससे ज़्यादा होती नहीं थी। बाद में जब असेंबली बनी 1951 में, तो एमएलएस तो बसों में बैठ के ही या टोंगे में बैठ के ही असेंबली में आया करते थे, ज़ाती गाड़ी मेरे ख्याल में लेट 1980s तक जो है अक्सर एमएलए से उनके पास ज़ाती गाड़ियाँ नहीं होती थी। तब एक लोन का प्रोविज़न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 1987 के बाद किया था, तो एमएलएस भी गाड़ियाँ खरीदने लगे। उससे पहले बस में बैठ कर ही यहाँ से वहाँ सारे जाया करते थे। जब बख्शी के पास ये गाड़ी देखी गई तो बख्शी के पास कोई जवाब नहीं आया कि उनके पास अचानक से एक इम्पोर्टेड गाड़ी कहाँ से आ गई। तब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के मामला भी थोड़े डिफरेंट होते थे। अब ये नहीं है कि आपने जो आरटीओ की उस पे एमवीडी की वेबसाइट पे गए और वहाँ पे जाकर देख लिया कि ये गाड़ी कहाँ से आई। पता चला कि यूं ही जब बख्शी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो एक दिन महाराजा हरि सिंह ने उनको अपने यहाँ खाने पे बुलाया था, एक दावत दी थी। आपस में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, तो जाते हुए उन्होंने उनको एक कार गिफ्ट कर दी। अब क्योंकि कार भी उनके पास आ गई है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो वो शेख अब्दुल्ला के साथ हैं, लेकिन ये भी एम्बिशन है कि एक दिन वो भी प्राइम मिनिस्टर बने, तो लिहाजा उनको सूट करता था कि वो महाराजा हरि सिंह के साथ भी एक अपना ताल्लुकात बनाकर रखें। तो लिहाजा यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, अगर जिस तरह से हो उसी तरह से पहुँचे फिर तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन वो मिस रिप्रेजेंट भी हुआ करती थी। एक और मिनिस्टर थे शेख की कैबिनेट में, यानी शेख की कैबिनेट में गिरधारी लाल डोगरा भी थे, सादिक भी थे, श्यामलाल सराफ भी थे, डीपी धर भी थे। 9 मेंबरान कैबिनेट थी, तो उसमें कर्नल पीर मोहम्मद खान भी थे और कर्नल पठानिया भी थे। जब कैबिनेट हो गई तो शेख अब्दुल्ला ने लिस्ट भेज दी महाराजा साहब के पास, हरि सिंह साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि आप ही, क्योंकि आप बॉस हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, तो आप ही फैसला कीजिए कि इनमें से कौन मिनिस्टर आप नॉमिनेट करना चाहेंगे जो एक लाइजन करेगा आपके दरमियान और हमारे दरमियान, यानी एक लिंक रहेगा राजभवन के दरमियान और सेक्रेटरीट के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान। तो महाराजा हरि सिंह, पता नहीं उनके जहन में क्या आया, तो उन्होंने इंतखाब किया कर्नल पठानिया का। तो अब कर्नल पठानिया को जो डिपार्टमेंट है वो बन गया वजीर हुजूर, यानी मिनिस्टर इन वेटिंग वो बन गए। जैसे बाकी मिनिस्टर्स को, बख्शी को होम भी था, और भी महकमा थे उनके पास, किसी के पास हेल्थ है, किसी के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास पब्लिक डेवलपमेंट है। सारे मिनिस्टरों के पास अपने अपने महकमे हैं, यानी खजाना वजाना वो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कर्नल पठानिया है उनके पास सिर्फ प्रोटोकॉल का और लाइजन का जो है वही डिपार्टमेंट है। तो लिहाजा कुछ ग्रज तो उनको शेख के खिलाफ रही होगी, और कुछ इंक्लिनेशन जो है राजपूत राजपूत करके भी कुछ इंक्लिनेशन जो है उनको वो महाराजा हरि सिंह के साथ भी रही होगी। तो आपस में जो जो बातों का आदान प्रदान, यानी राजभवन के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान जो होता था, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन। अब इनकी कैबिनेट में ज़्यादातर लोग वो थे जो ये चाहते थे कि इनके दरमियान रिकॉन्सिलिएशन ना हो, बजाय इसके कि उन लोगों की तादाद कम थी जो ये चाहते हों कि महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला एक टीम बनकर बात करें। फिर आखिर एक ऐसा दिन आया कि जब महाराजा हरि सिंह का और प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला का आपस में मिलकर एक ही रियासत में काम करना जो है बिल्कुल नामुमकिन हो गया, यानी टिपिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं वो आ गया, कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए वो, कि अब यहाँ इससे आगे जो है वो काम नहीं किया जा सकता। वो मामला क्या था, और उसके बाद किसी एक को जो है वो या तो स्टेप डाउन करना था या ये रियासत छोड़कर चले जाना था। इवेंचुअली वो हरि सिंह ही हुए। ऐसा क्या हुआ था, किस दिन हुआ था, और किसने इस चीज़ को फैसिलिटेट किया था, ये
जानने के लिए अगली किस्त तक आप अपनी दिलचस्पी बरकरार बनाए रखना। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।